सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों का जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के अंदर और कक्षा 12वीं के अंदर जो प्रवेश की योग्यताएं हैं, आप किस तरह से उसमें प्रवेश ले सकते हो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी क्या क्या योग्यता रहेगी, उनके पास क्या क्या उनको दस्तावेज चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हम देखेंगे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु अनिवार्य प्रवेश योग्यताएं क्या क्या है। तो पहले हम आयु देखेंगे, कक्षा 10वीं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, माध्यमिक पाठ्यक्रम और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि 10वीं और 12वीं। तो पहले हम 10वीं का देखेंगे। 10वीं में प्रवेश के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, 10वीं क्लास में प्रवेश के लिए आयु जो है वो 1 जुलाई 2024 को वो 14 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2010 के पहले का ही उसका जन्म होना चाहिए, उसके बाद का जन्म उसका नहीं होना चाहिए। यानी 14 वर्ष पूर्ण हो जाए 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा की कोई है ना सीमा नहीं, अधिकतम आयु सीमा कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसकी कोई सीमा नहीं है। वो 50 साल का भी है, 60 साल का भी, अगर वो 10वीं करने की इच्छा रखता है तो वो 10वीं कर सकता है। सहायक दस्तावेज आपको क्या चाहिए। सहायक दस्तावेज के अंतर्गत आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आप किसी स्कूल में अगर पढ़े हुए हो तो आपको स्कूल की टीसी और उस स्कूल की मार्कशीट, मान लो आप 7वीं क्लास में पढ़े हुए हैं तो आपको 7वीं क्लास की मार्कशीट चाहिएगी, 7वीं क्लास की ही टीसी चाहिएगी, ठीक है। सरकारी स्कूल और साथ में डाइस कोड स्कूल की टीसी पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रखी है तो और उसकी मार्कशीट और टीसी है, ठीक है, तो टीसी जो है आपके डीओ ऑफिस से यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वो हस्ताक्षरित होनी चाहिए, वो प्रमाणित होनी चाहिए जिला शिक्षा अधिकारी से। जब आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रखी है और उसकी टीसी आपके पास है तब, है ना। अगर आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है और उसके ऊपर डाइस कोड वगैरह है तो फिर आपकी वो टीसी मान्य भी होगी और क्लास उसकी मार्कशीट आपको चाहिएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोर्ड क्लास पास कर रखी है, मान लो आपने 8वीं क्लास ही पास कर रखी है, 8वीं बोर्ड का आपने दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में 8वीं बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो है अगर उसको ड्रॉप आउट हुए यानी स्कूल छोड़े हुए बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन उसने 8वीं बोर्ड से पढ़ाई की है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड क्लास की ओनली मार्कशीट ही आपकी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर विदाउट बोर्ड वाली क्लास आपने पढ़ी है 10वीं से नीचे, जैसे कि 7वीं 6वीं 5वीं बोर्ड होता है, लेकिन कोई किसी समय जो पहले के स्टूडेंट हैं जो उम्रदराज है उस समय उनके बोर्ड नहीं होता था, लेकिन उनके पास मार्कशीट है, उनके पास टीसी है 5वीं की या 8वीं क्लास में उन्होंने पढ़ी, लेकिन वो विदाउट बोर्ड क्लास पढ़ी है क्योंकि उस समय बोर्ड क्लास उनकी नहीं होती थी 8वीं क्लास में, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी जो टीसी और मार्कशीट दोनों चाहिएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका प्रवेश के लिए 10वीं क्लास के अंतर्गत। और दूसरा ये है कि इसके अलावा अगर आप राजकीय सेवा में कार्यरत हो, कोई कर्मचारी हो, अगर आपने 10वीं क्लास पूर्ण नहीं कर रखी है तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर कोई मार्कशीट वगैरह भी नहीं है या तो जो राजकीय सेवा पुस्तिका होती है उसके अंदर उनकी जन्म तारीख अंकित होती है ना। और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी आप उसमें जो कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होता है, यानी कि राजकीय सेवा में जो कर्मचारी होते हैं उनके जो कार्यालय होता है उनके कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है, उसमें उनकी जन्म तारीख अंकित होती है, शैक्षणिक योग्यता उसमें लिखी हुई होती है, उस आधार पर आप प्रवेश ले सकते हो। इसके अलावा 10वीं क्लास में प्रवेश लेने के लिए है कि केवल अनाथ फुटपाथ पर रहने वाले राजकीय बालिका गृह की बालिका अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र उच्च सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा तस्दीक शपथ पत्र मान्य होगा। इसके अतिरिक्त यह का शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। तो अगर आप अनाथ है, कुछ बच्चे अनाथ है, वो 10वीं करना चाहते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले हैं, है ना, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है कुछ शपथ पत्र मान्य होते हैं, उनके लिए वो शपथ पत्र जो है मान्य होंगे, तो वही शपथ पत्र मान्य होंगे जो उनके द्वारा बनाए हुए होंगे, ठीक है। ये हो गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं में क्या चाहिए कि आप कक्षा 9वीं तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण या माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण। देखो, अगर या आप 9वीं तक पढ़े हुए हो, पास हो या फेल हो, ठीक है, या फिर 10वीं क्लास भी फेल हो सकते हो आप, तो आप 10वीं में प्रवेश ले सकते हो। इसके अलावा प्रवेश लेने के लिए अगर आप कभी स्कूल भी नहीं गए हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता भी है ना, आप कोई भी क्लास नहीं पढ़े हो, तो भी आप ओपन के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो क्लास 10th के अंतर्गत। शर्त यह है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसकी योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ तो आपको प्रवेश लेने के लिए क्या चाहिएगा 10वीं क्लास में। 10वीं में प्रवेश लेने के लिए अगर आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आप दीजिए,
जिसमें आपकी जन्म तारीख अंकित हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके अगर आप राजस्थान के निवासी है तो जनाधार आपको चाहिएगा। जनाधार से क्या होता है कि आपकी परीक्षा फीस है वो कम लगती है, ठीक है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है। आधार कार्ड आप रखिए अपने पास में। और आधार कार्ड के अलावा आपका बैंक में खाता होना चाहिए, स्वयं स्टूडेंट्स का बैंक में खाता होना चाहिए, उसकी खाते की फ़ोटोकॉपी उसमें जाती है। तो ये ना खाता बैंक खाता, ठीक है, ये बैंक खाता भी आपका होगा, ठीक है। तो ये चारों दस्तावेज आपको चाहिएगे और आपके उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। इसकी आपको सत्यापित अपने करने होंगे, अपना सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। अगर आपके पास आपने किसी स्कूल में प्रवेश ले रखा है, आप पहले से पढ़े हुए हो, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं जो भी क्लास आपने 10वीं से नीचे पढ़ी हुई है, तो उस दौरान अगर आपकी वो बोर्ड क्लास नहीं है, यानी आपने 8वीं बोर्ड नहीं दे रखा या 5वीं बोर्ड नहीं दे रखा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, मान लो आप 7वीं क्लास पढ़े हुए हो तो 7वीं क्लास की टीसी और 7वीं क्लास की मार्कशीट, ये दोनों ही चाहिएगी, है ना। लेकिन अगर आपने 8वीं बोर्ड दे रखा है और आपको स्कूल छोड़े 5-7 साल हो गए, तो आपको 8वीं बोर्ड की मार्कशीट से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड की मार्कशीट होती है, उसमें जन्म तारीख अंकित होती है, ठीक है, प्रमाणित होती है। तो ये स्थिति में आपको होगा, ठीक है। तो ये होगा क्लास 10th के लिए। अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं, राजस्थान के अंदर आप नहीं रहते, राजस्थान के बाहर के आपके पास जनाधार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक डॉक्यूमेंट तो यही आपको चाहिए, या तो आप जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या फिर स्कूल की टीसी या मार्कशीट दीजिए। आधार कार्ड और बैंक खाता तो होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके आधार अलावा आप जनाधार अगर नहीं है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, लेकिन फॉर्म आपका आसानी से भर जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर के निवासी और आपके पास टीसी और मार्कशीट स्कूल की दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में बाहर के निवासियों के लिए क्या करना होगा कि आपको प्रमाणित करवाना होगा, यानी कि डीओ के हस्ताक्षर होने चाहिए। बाहर वाली टीसी, जो मान लो आप यूपी के स्टूडेंट हो, आपने कहीं पर भी पढ़ाई की है, जिस भी आपने क्षेत्र से पढ़ाई की है यूपी के अंतर्गत, तो वहाँ की मार्कशीट जो है आपकी, जो है टीसी जो है आपकी जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए। वहाँ के डीओ के साइन होने चाहिए, यानी यूपी में जो आप जिस भी जिले में आप रहते हो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के आपके हस्ताक्षर होने, उस पर सील साइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इसकी योग्यताएं थी। और 10वीं फेल हो, 10वीं फेल की मार्कशीट आपको चाहिएगी। अब है कक्षा 12वीं के लिए। कक्षा 12वीं के लिए आप क्या कर सकते हो, कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के लिए आपको जो अधिकतम आयु सीमा आपकी 15 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को अधिकतम 15 वर्ष के आप हो जाने चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा की कोई, है ना, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। और साथ में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के लिए आपको पता है कि आप 10वीं पहले किए हुए होने चाहिए, यानी आपके पास 10वीं की या हाई स्कूल की मूल अंक तालिका होनी चाहिए, है ना, वो भी सत्यापित की हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक में प्रवेश की कोई आयु सीमा, आयु का कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं होगा, यानी कि आप आयु का प्रमाण पत्र, आप 10वीं की मार्कशीट ना देखिए और कुछ दे रहे तो वो मान्य नहीं होगा। 10वीं की मार्कशीट कंपलसरी है, तो 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही 10वीं में 12वीं में प्रवेश लेने के लिए। इसके अलावा वही आपके जनाधार चाहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है आधार कार्ड चाहिएगा, अगर आप राजस्थान के निवासी तो जनाधार चाहिए आपका, और आधार कार्ड चाहिए, और बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट विद्यालय से 12वीं की है ना, और प्राइवेट विद्यालय की टीसी है, तो सरकारी विद्यालय की है, तो अगर आप 10वीं पास की है, आप 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हो, तो आपके सरकारी विद्यालय की मार्कशीट है, 10वीं की आपके पास में बोर्ड की मार्कशीट है, और सरकारी विद्यालय की टीसी है, तो वो मान्य होगा, लेकिन उसमें डाइस कोड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल से आपने 12वीं की है, प्राइवेट स्कूल से आपने 10वीं की है, 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है जो प्राइवेट स्कूल की जो टीसी होती है उसके ऊपर डाइस कोड लिखे होने चाहिए, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरित होनी चाहिए। और अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, आपने 10वीं बाहर से कर रखी, किसी राजस्थान के बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स हो, तो आपको 12वीं में भी यहाँ पर प्रवेश चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के, जिस भी स्टेट से आप हो वहाँ, और जिस जिले में आप रहते थे, तो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से आपका जो सक्षम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी है, उससे हस्ताक्षरित होनी चाहिए आपकी टीसी, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए, इसके अलावा 12वीं क्लास में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड माध्यमिक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। देखो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्लास 12th में ये है कि वो 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी
योग्यताओं के बारे में अब है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रवेश पंजीयन हेतु न्यूनतम आयु और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तथा संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगला, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पाक नागरिक निम्न श्रेणियों के आधार पर पंजीकरण करवा सकते। अगर कोई पाकिस्तान का निवासी है और वो यहाँ पर आके रहता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पढ़ाई जारी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा उसको कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हो, ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई या बुद्ध हो, भारतीय नागरिकों में विवाहित पाक महिला, अगर वो भारत के नागरिक से, भारत के पुरुष से अगर पाकिस्तान की महिला ने शादी की है तो वो भी यहाँ पर इसका अपना प्रवेश ले सकती है। भारत में जन्मी पाक महिलाएं जो विधवा अथवा तलाकशुदा होकर वापस भारत आई है, भारत में कोई जन्मी हुई विधवा मतलब महिला है जिनकी शादी पाकिस्तान के निवासी से हुई है, ठीक है, लेकिन वो विधवा हो गई, तलाकशुदा हो गई, वो वापस अपने भारत के अंदर आ गई है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपना यहाँ से पंजीयन करवा सकती है, वो भी पात्र है। जिन्हें विशेष परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा स्थायीवास प्रदान किया गया हो, वो भी यहाँ पर अपना प्रवेश इस बोर्ड के अंदर ले सकता है। स्थायीवास यानी LTV एवं भारतीय नागरिक प्राप्ति के उद्देश्य से भारत में रह रहे वे बच्चों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों में पात्रता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अगला, क्रेडिट हस्तांतरण। क्रेडिट हस्तांतरण क्या होता है? देखो, TOC जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्थानांतरण यानी कि TOC। TOC में क्या होता है, मान लो आपने 10th क्लास फेल हो गए हो, ठीक है, आप 10th क्लास में फेल हो गए, और फेल होने के बाद में आप फेल हुए और आप जो है वापस 10th क्लास करना चाहते हो माध्यमिक इससे ओपन के जरिए, तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी 2 विषय में पास हुए हो 10th क्लास में, उसका आपको नंबर यहाँ पर अगले उस 10th क्लास में जुड़ जाते हैं। मान लो आपने 10th क्लास के अंदर आप मैथ और इंग्लिश में फेल हो गए, बाकी सब्जेक्ट में पास हो गए हो, तो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हो लेकिन बाकी में पास हुए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी 2 हार्ड सब्जेक्ट के जो कठिन विषय है उसमें आप पास हो चुके हो, उनके नंबर आप क्रेडिट करवा सकते हो, आपकी 10th क्लास के अंदर उनके नंबर आप जुड़वा सकते हो और बाकी पेपर आप दे सकते हो। लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट आपके सेम वर्ष में ही यानी सेम सेशन के अंदर ही आपके पास होने चाहिए। देखो लिखा हुआ है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पूर्व अभ्यर्थी जो पिछले 5 वर्षों की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हो, वे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर उत्तीर्ण अधिकतम 2 विषयों के प्राप्तांकों में 33% अंकों के साथ स्थानांतरण करवा सकते हैं। अर्थात उत्तीर्ण वर्ष 2020 से 24 तक उसके लिए उत्तीर्ण दोनों विषय, एक ही वर्ष में उत्तीर्ण होने दोनों विषय, जो भी 2 विषय सिर्फ 2 ही विषयों का क्रेडिट स्थानांतरण होता है यानी कि TOC मिलती है, तो उन दोनों ही विषय को आपने एक ही वर्ष में आपने उत्तीर्ण कर रखा हो, ठीक है। RSOs की अध्ययन योजना के अनुसार होना चाहिए और साथ में ही वो विषय आपके RSOs के अंदर होने चाहिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें वो विषय भी होने चाहिए, तो ही आप उसका क्रेडिट स्थानांतरण करवा सकते हो। और आपको 10वीं फेल हुए 5 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। 2020 से 2024 तक के बीच में ही आप 10वीं में फेल हुए हो या फिर उत्तीर्ण हुए हो और आप क्रेडिट स्थानांतरण करवाना चाहते हो, ठीक है। अगला है TOC की सुविधा। निम्न स्थितियों में TOC की सुविधा की अनुमति होगी। पहला है, उक्त वर्णित बोर्ड में से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 2 विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण करवा सकते हैं, परंतु ये दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण हो। अगला है, केवल उन्हीं विषयों में TOC का लाभ दिया जाएगा जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की अध्ययन योजना में और परीक्षा योजना में समाहित हो। आपको उसी विषय के अंदर क्रेडिट स्थानांतरण किया जा सकता है जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो विषय हो। कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं विषयों के अंदर अपना जो नंबर स्थानांतरित करवा सकते हो, वो विषय आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में होने चाहिए। मान लो अंग्रेजी साहित्य राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में नहीं है तो आप उसमें जो है अपना क्रेडिट स्थानांतरण नहीं करवा सकते। कृषि विज्ञान राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में नहीं है तो उसके दौरान भी उस विषय के भी आप क्रेडिट स्थानांतरण नहीं करवा सकते हैं। प्रवेश आवेदन पत्र में TOC विषय कोड बोर्ड कोड तथा प्राप्त अंकों का पूर्ण विवरण भरा जाना अनिवार्य है। जब आप प्रवेश लोगे तो फॉर्म के अंदर सब कुछ भरा जाना है। देखो अभी तो फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, तो आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो आपके नज़दीकी जो भी AI सेंटर है जहाँ से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ पर आप जाइए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। अगर आपको पता है आपके आसपास में जो भी साइबर कैफे है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है तो वहाँ पर भी जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि आपके आसपास में जो भी AI सेंटर है वहाँ जाके एक बस ज़रूर आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन का प्रोसेस हो चुका है तो वो आपको जो भी दिशा निर्देश दे उसके अनुसार ही आपको अपना फॉर्म फिल करवाना है। अगला है, उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय के क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया होगा जो उस विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में पृथक उत्तीर्ण हो। मान लो आप 12वीं क्लास में क्रेडिट स्थानांतरण करवाना चाहते हो, 12वीं क्लास में TOC की सुविधा लेना चाहते हो, तो उस दौरान आपकी कोई प्रायोगिक विषय है, ठीक है। मान लो आपका रसायन शास्त्र है, आपका जीव विज्ञान है, लेकिन उसमें आपका पेंटिंग है और आप उसको 12वीं क्लास में पेपर दे रहे हो तो उसमें आपके जो विषय आपने पहले पास हो चुके हैं उसको आप जुड़वाना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए आपको प्रायोगिक और सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही आपको पास होना जरूरी है, तो ही वो नंबर उसमें जुड़ पाएंगे।
साथ में जो मूल अंक तालिका लगाओगे, क्रेडिट स्थानांतरण के लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगानी पड़ेगी। मान लो आप 10वीं फेल हो और आप अब 10वीं का एग्जाम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से देना चाहते हो। मान लो माध्यमिक बोर्ड से आप 10वीं फेल हो चुके हो और आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से अब 10वीं करना चाहते हो, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में ये होता है कि ओपन बोर्ड में क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा हो जाती है। माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होता है आप एक बार 10वीं फेल हो गए, आप किसी एक विषय में भी फेल हो गए हो तो भी आपको वो विषय दोबारा देने पड़ते जिसमें आप पास हो चुके हो, है ना। आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सुविधा ये दे रखी है कि अगर आप 10वीं विषय में फेल हो गए और आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से आप 10वीं करना चाह रहे हो, तो आप मान लो 10वीं में फेल हो तो आप जिन भी 2 विषयों में पास हुए हो और अच्छे अंकों से पास हुए उन विषयों को आप यहाँ पर जुड़वा सकते हो। तो फिर आपको वो पेपर नहीं देने पड़ेंगे। मान लो आप हिंदी में इंग्लिश में पास हो गए, आप साइंस में पास हो गए, लेकिन मैथ में फेल हो गए तो आप 10वीं फेल कराओगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर आपने साइंस और मैथ के जो है विषय जिसमें पास हुए उसके नंबर आप इसमें क्रेडिट करवा सकते हो और उनके पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर जमा करवानी होगी, ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में पंजीयन के समय अभ्यर्थी के अतिरिक्त विषय लिए हो उसमें टीओसी लाभ देय नहीं होगा। आपने कोई एक्स्ट्रा विषय ले रखे हैं तो उसका कोई क्रेडिट स्थानांतरण आपका नहीं होगा। टीओसी लाभ है तो विषय शुल्क 100 रुपये। तो अब टीओसी के लिए आपको प्रत्येक विषय में आपको जिस विषय में टीओसी करवानी है तो 2 विषय में आप टीओसी करवा सकते हो अधिकतम। तो प्रत्येक विषय का शुल्क क्या होगा, 100 रुपये क्रेडिट स्थानांतरण होगा। चलो ये तो हो गई बात। अब है टीओसी के लाभ निम्न स्थिति में दे नहीं होगा। टीओसी का लाभ कब देने होगा, अगर आपने मूल अंक तालिका के अभाव में आपने 10वीं की मार्कशीट नहीं दी, आप 10वीं के अंदर ही 10वीं दे रहे हो, 10वीं पहले फेल हो गए हो, लेकिन आप 10वीं में क्रेडिट स्थानांतरण करवाना चाहते हो तो लेकिन आपने मूल अंक तालिका नहीं दी है, 10वीं फेल की मार्कशीट नहीं दी है, तो वो आपका क्रेडिट स्थानांतरण नहीं करेंगे। अगर आप 12वीं में क्रेडिट स्थानांतरण करवाना चाहते हो, अगर आप पहले कोई 12वीं फेल हो चुके हो, 5 साल का समय नहीं हुआ है, लेकिन आप स्टेट ओपन स्कूल में 12वीं करना चाहते हो, तो उस दौरान आपको क्रेडिट स्थानांतरण करवाना है तो आपको जो फेल वाली मूल अंक तालिका वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हो तो नहीं होगा। साथ में 5 वर्ष से ज़्यादा का समय आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2020 से पूर्व की मूल अंक तालिका नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट स्थानांतरण के लिए 5 वर्ष का अधिकतम समय होता है, यानी कि आपको फेल हुए 5 वर्ष नहीं होना चाहिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10 वर्ष से पूर्व की मूल अंक तालिका दे होने पर, यानी कि अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन से ही फेल हुए हो लेकिन आपको 10 साल हो गए फेल हुए तो भी वो मान्य नहीं होगा। पुनः प्रवेश की स्थिति में भी आप ले सकते हो पंजीकरण, तो ठीक है, ये पुनः प्रवेश हो गया। अगला है, चलो हम फीस भी बात करते हैं। देखो शुल्क क्या लगेगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में शुल्क लेने के लिए, यानी शुल्क क्या होगी, फीस क्या होगी। देखो सामान्य वर्ग है, देखो महिलाओं के लिए छूट है, जो भी महिला अभ्यर्थी है ना, उनको कोई यहाँ पर फीस नहीं ली जाती है, लेकिन वो अतिरिक्त विषय लेती है तब उनकी फीस लगती है। तो अतिरिक्त विषय की अलग से फीस लगती है। तो देखो इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों की फीस दे रखी है। तो सामान्य वर्ग हेतु प्रवेश माध्यमिक में 1450 रुपये पंजीयन है, ठीक है। उच्च माध्यमिक में 1700 रुपये है, ठीक है। छूट वाले वर्ग है तो जैसे कि ओबीसी है ना, SC ST है, तो उनके 1225 रुपये है और 12वीं क्लास में 1475 रुपये। इसके अलावा अगर आपने अतिरिक्त विषय लिया है, मान लो 5 सब्जेक्ट तक, तो मान लो कोई महिला है 5 सब्जेक्ट लेती है तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। कोई पुरुष है 5 सब्जेक्ट लेता है तो उसके कितने लगेगी, माध्यमिक स्तर पर 1450 रुपये। लेकिन वो 7 विषय लेता है, 2 विषय अतिरिक्त लेता है, तो उस दौरान उसके प्रत्येक विषय के जो है 280 रुपये देने होंगे। अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 120 रुपये उसके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से उसके विषय की प्रवेश है। और टीओसी वाला है तो टीओसी के 120 रुपये है ना। और प्रायोगिक विषय है तो उसके प्रायोगिक विषय शुल्क प्रति विषय जो है 50 रुपये लगेंगे। और पंजीयन शुल्क क्या होगा, पंजीयन शुल्क आपके जो है 100 रुपये रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो है सारणी दे रखी है आपकी परीक्षा शुल्क की, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीम 2 के लिए। अब स्ट्रीम 1 के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रीम 1 के लिए भी यही फीस है, ये स्ट्रीम 2 के लिए था, ठीक है। स्ट्रीम 1 के लिए जो अभी प्रवेश ले रहे हो आप कक्षा 10वीं में, जिनका एडमिशन अभी हो रहा है, जिनका एग्जाम है अप्रैल मई में लगेगा, ठीक है, उनके लिए। तो देखो सामान्य यानी महिलाओं की कोई फीस नहीं है, महिला है या फिर कुछ छूट वाले जो है, जो हम आगे देखेंगे किन किन लोगों को छूट दे रखी है ना, ऐसी स्थिति में उनकी फीस नहीं लगती, लेकिन अतिरिक्त विषय की उनकी फीस जरूर लगेंगी। सामान्य वर्ग हेतु प्रवेश शुल्क जो पुरुष वर्ग में आते हैं उनके लिए माध्यमिक स्तर पर 1450 रुपये। लेकिन अगर आप माध्यमिक स्तर पर ई कंटेंट से पढ़ाई करते हो, यानी कि 950 रुपये लगेंगे ई कंटेंट। यानी कि अभी पिछले सत्र से ही राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने ई कंटेंट जारी कर दिया है, यानी कि आपको फिर पुस्तकें नहीं मिलेगी। अगर आप 1450 रुपये से फॉर्म भरते हो तो आपको पुस्तक मिलेगी, लेकिन अगर आप ई कंटेंट से पढ़ना चाहते हो, यानी मोबाइल के जरिए वो ई कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे, उसके जरिए पढ़ना चाहते हो तो आपको 950 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, जिसके पास ई कंटेंट से पढ़ने की सुविधा है, उनके पास मोबाइल वगैरह है, वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा है, तो अपना फॉर्म इस तरह से भराइए। आपको पुस्तकें नहीं दी जाएगी, लेकिन आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है ना, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो ई कंटेंट के जरिए पढ़ने में आप असुविधा महसूस करते हो, तो फिर आप पुस्तकों
की फ़ीस जमा करवाइए, यानी 1450 रुपये दीजिए। इसमें आपको पुस्तकों सहित आपकी ये 1450 रुपये लिए जाएंगे और आपको पुस्तकें दी जाएगी पढ़ने के लिए। ऐसे उच्च माध्यमिक हैं 1700 रुपये। अगर आप ई कंटेंट से पढ़ते हो तो आपको 1100 रुपये ही पे करने होंगे। अब ये छूट वर्ग दे रखे हैं, यहाँ पर अतिरिक्त विषय लेते हो आप 5 विषय तक तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अतिरिक्त विषय लेते हो 280 रुपये है और यहाँ पर 150 रुपये ई कंटेंट वाले के लिए है। ऐसे ही 12वीं क्लास में दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे TOC विषय का 100 रुपये क्रेडिट स्थानांतरण के हैं। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 120 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर भी 120 रुपये है 10वीं और 12वीं में दोनों में। और ये अग्रेशन शुल्क आपके 100 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। तो इस तरह से आपके ये जो है फीस दे रखी है। अगला है कुछ नोट दिए गए हैं कि अभ्यर्थी का आवेदन सफल स्वीकृत होने पर अदा किया गया शुल्क न तो लौटाया जाएगा न ही समायोजित किया जाएगा। अगर आपने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है, आप फिर आपका मन बदलता है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर मेरे को कोई है ना और विषय मुझे दे दी जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है, तो आपका जो भी आपने शुल्क दिया है वो शुल्क आपको लौटाया नहीं जाएगा। अभ्यर्थी अपनी आवेदन प्रति में अंकित शुल्क व तालिका में अंकित शुल्क से मिलान अवश्य कर ले। जब आपका फॉर्म भरा जाता है तो उस दौरान आपसे वो क्या शुल्क ले रहे हैं, वो शुल्क आपके जो अभी ये तालिका दी गई है शुल्क की, उससे आप मिलान जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्रवेश शुल्क में 225 रुपये की छूट दे होगी। वैसे महिलाओं की तभी कोई फीस लगी नहीं रही है, इन दौरान कुछ सालों से महिलाओं की फीस में छूट दे रखी है। जेल सहवासी एवं साक्षरता एवं सतत शिक्षा के अधीन संचालित महिला शिक्षण विहार झालावाड़ की बालिकाओं के लिए समस्त शुल्क माफ है। राजस्थान में संचालित अनाथ आश्रमों की रजिस्टर्ड संस्थाओं में रहने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश निःशुल्क है। राजस्थान में संचालित अनाथ आश्रम में जो भी बच्चे रह रहे हैं और वो प्रवेश लेना चाहते हैं राजस्थान स्टेट बोर्ड में, तो अनाथ आश्रम द्वारा उनको कुछ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अगर वो देते हैं, वो बताते हैं, तो फिर वो क्या है, उनको फ्री में प्रवेश दिया जाता है। राजकीय और गैर राजकीय पंजीकृत बाल सुधार गृह, राजकीय और गैर राजकीय पंजीकृत जो बाल सुधार गृह होते हैं, संप्रेषण गृह के अधीक्षक द्वारा अगर जारी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वो भी निःशुल्क है। यानी कि जो राजकीय जो गैर राजकीय बाल सुधार गृह होते हैं, छोटे बच्चे जो कुछ अपराध कर देते हैं तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, उनकी वहाँ पढ़ाई जारी रखी जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो राजस्थान स्टेट बोर्ड में प्रवेश लेते हैं तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। समस्त प्रकार के दिव्यांग कौन सा, जिसकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति ना शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन उसकी विकलांगता 40% से अधिक हो, कोई आंखों से दिखने में उसको प्रॉब्लम है लेकिन उसका विजन है 40% से अधिक, उसका आंखों की रोशनी कम होनी चाहिए, यानी कि वो 40% अधिक उसको दिव्यांगता घोषित किया गया हो और वो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो भी उसका भी प्रवेश क्या है, निःशुल्क होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को मूल जन्म तिथि प्रमाण पत्र अवार्ड कार्ड के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कोई ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है वो अपना मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, ठीक है, और प्रमाण पत्र जारी करता है कि वो ट्रांसजेंडर है, कोई अवार्ड कार्ड जारी करता है तो भी उसको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। घुमंतु श्रेणी अभ्यर्थियों को तहसीलदार द्वारा जारी ना प्रयाग पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश निःशुल्क दिया जाए। कुछ घुमंतु श्रेणियाँ होती है जो घूम के अपना जीवन यापन करती है, तो ऐसे उनके रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, तो ऐसे में उनके डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कंप्लीट नहीं होते, लेकिन वो वहाँ के तहसीलदार द्वारा अगर वो प्रमाण पत्र जारी करते कि घुमंतु प्रजाति के हैं, घुमंतु जाति से या घुमंतु श्रेणी में वो आते हैं, तो ऐसे में उनको भी प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सत्र 2024-25 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त महिलाओं बालिकाओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीयन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विशेष शुल्क, अग्रसर शुल्क, सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना में जो भी शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये कुछ श्रेणी है जिसमें संलग्न कुछ दस्तावेज क्या क्या चाहिएगा, संलग्न किए गए जाने वाले दस्तावेज। अगर कोई महिला वर्ग है ना, उसको छूट चाहिए, छूट प्राप्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज, परीक्षा शुल्क चाहिए, परीक्षा शुल्क में छूट चाहिए तो उसके लिए कुछ दस्तावेज उनको देना पड़ेगा। महिला वर्ग है तो उसको कोई दस्तावेज नहीं, क्योंकि महिला है तो महिला को तो वैसे भी कोई फीस राजस्थान शिक्षा बोर्ड नहीं ले रहा है, लेकिन वो 5 विषय तक अतिरिक्त विषय लेता है तो महिलाओं को है ना फीस देनी पड़ती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ना, इनको भी ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनसे संबंधित प्रमाण पत्र, सत्यापित प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारी द्वारा वो सत्यापित हो, वो उनको जारी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। विकलांग अभ्यर्थी तो विकलांग का प्रमाण पत्र संबंधित विकलांगता के राजकीय विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, जिसमें विकलांगता की प्रकृति और स्पष्ट रूप से लिखी हो कि वो किस रूप से विकलांग है,
है ना, उसके शरीर में कौन सा अंग विकलांग है वो उसमें स्पष्ट रूप से जारी होना चाहिए। पूर्व सैनिक अगर हो तो नियुक्ति प्रमाण पत्र, अगर पूर्व में वो भूतपूर्व सैनिक है, रिटायर हो गए और वो अपना आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, है ना, तो उसके दौरान उसकी नियोक्ता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जेल सहवासी, अगर कोई जेल के अंदर है वो अपनी पढ़ाई जारी करता है, क्योंकि जेल में रहने वाले कैदी भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, तो वो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से फॉर्म भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको केंद्र कारागृह अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला शिक्षण विहार झालावाड़ की बालिका अगर कोई है ना, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति उसको देनी होगी। घुमंतु अभ्यर्थी है तो घुमंतु तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये परीक्षा शुल्क में छूट के लिए है। अनाथ है, फुटपाथ पर रहने वाले हैं, है ना, राजकीय बालिका गृह में रहने वाले हैं अभ्यर्थी है, बालिका अभ्यर्थी है तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कार्यालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा तस्दीक प्रवेश पत्र उसको शपथ पत्र देना होगा। राजकीय और गैर राजकीय पंजीकृत बाल सुधार गृह में, तो उसके दौरान भी उसको बाल सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो ऐसी में उसको मूल जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना है। आधार कार्ड के आधार पर जारी शपथ पत्र, उसको आधार कार्ड जारी होगा जिसमें उसको लिखा होगा कि महिला है, पुरुष है, आधार कार्ड में होता है कि फीमेल है, महिला है, पुरुष है या अदर है, ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर है, वहाँ दर्ज होता है, तो उस आधार पर उसको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। पाक नागरिक की स्थिति में स्थायी वास स्वीकृति एवं गृह विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अब देखो, तो ये हो गया। अब प्रवेश पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। कैसी स्थिति में आपका प्रवेश पत्र निरस्त किया जा सकता है? नहीं, अगर आपने प्रवेश ले लिया है लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जिस दौरान आपने प्रवेश तो ले लिया लेकिन आपका प्रवेश निरस्त हो सकता है, वो है कक्षा 10वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण न होने पर कक्षा 12वीं में प्रवेश लेना। अगर आप कक्षा 10वीं में पहले से उत्तीर्ण हो, है ना, आप कक्षा 10वीं में पहले से अनुत्तीर्ण हो, है ना, और मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर उत्तीर्ण न होने की स्थिति में कक्षा 12वीं में प्रवेश ले लिया, आप 10वीं पास ही नहीं हो और अपने 10वीं कक्षा 12वीं में आपने प्रवेश ले लिया है और पता चला कि आप तो कक्षा 10वीं क्लास आपने उत्तीर्ण नहीं कर रखी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका प्रवेश जो है रद्द किया जा सकता है। कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित जन्म प्रमाण पत्र तथा कक्षा 12वीं के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संलग्न न किया गया हो। कक्षा 10वीं के लिए आपने कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ना, जन्म तारीख का कोई प्रमाण पत्र, जैसे कि आपकी कोई बोर्ड की मार्कशीट 8वीं की हो या TCA मार्कशीट हो, ठीक है, या जन्म प्रमाण पत्र आपने कक्षा 10वीं के लिए नहीं दिया प्रवेश के समय, है ना, या आपने हाथ से लिखा हुआ दे दिया, ठीक है, मतलब कई लोग कारस्तानी कर देते हैं, उसके काट छाट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको पता चलता है तो आपका वो क्या कर सकते हैं, आपका प्रवेश जो निरस्त कर सकते हैं। इसी पर कक्षा 12वीं में अगर आपने 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं दिया, कक्षा 12वीं में प्रवेश ले लिया लेकिन आप 10वीं का पास का मार्कशीट नहीं जमा करवा रहे हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है जो ये प्रवेश है वो निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका प्रवेश को 5 वर्ष यानी 9 अवसर पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उनका पंजीकरण अभी भी वैध है। जो विद्यार्थी पहले प्रवेश ले चुके हैं लेकिन उनको भी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, है ना, वो 9 बार अपना एग्जाम दे सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, दोबारा एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर वहाँ एडमिशन पहले से शो करता है कि ये तो पहले से यहाँ से पंजीकृत है, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2020-21 के सेशन में आपने एडमिशन लिया हो, इसके बाद में 2023-24 में कभी भी एडमिशन लिया हो लेकिन उन्होंने पूर्ण नव पंजीकरण कराया हो, ऐसी स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र तालिका 1 अनुसार जारी न होने पर, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्रिका की तालिका जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया हो, ITI के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण की अंक तालिका संलग्न नहीं करने पर, किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी पुनः कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विषयों में प्रवेश के योग्य नहीं है। अगर किसी ने कक्षा 10वीं में प्रवेश ले लिया है मान लो, लेकिन वो पहले से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर प्रवेश नहीं ले सकते। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी पुनः कक्षा 12वीं में प्रवेश नहीं ले सकते, ठीक है, यदि प्रवेश लेने के बाद पंजीयन के किसी भी स्तर पर कोई विसंगति या गलती पाई जाती है, मतलब आपने प्रवेश ले लिया लेकिन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई गलती पाई गई, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी आपको जो है ये प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हो जाता है तब भी उसका परिणाम रोक दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति स्वतः हस्ताक्षरित व साफ सुथरी होनी चाहिए। दस्तावेजों में किसी प्रकार की काट छाट, अशुद्धि होने, दस्तावेज सही दृश्य नहीं होने व जाली होने पर समस्त जिम्मेदार स्वयं आवेदक की व संस्था प्रदान की ही होगी। ना आपने कोई फर्जी दस्तावेज लगा दिए, दस्तावेजों में काट छाट कर दी है, दस्तावेजों में कोई अशुद्धि है ना, वो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी लगाई लेकिन वो साफ नहीं दिखाई देते, ऐसी स्थिति में भी आपका पंजीकरण निरस्त हो सकता है। कक्षा 10वीं की मूल स्थानांतरण माइग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के से भी आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। कक्षा 12वीं के लिए मूल स्थानांतरण माइग्रेशन प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के लिए अंक तालिका प्रति संलग्न नहीं होने पर भी आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो ये सारा नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दिया है।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने के लिए, कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का है। तो इसी आधार पर आपको यहाँ से पढ़ लेना है और आपको अपना प्रवेश लेना है। देखो प्रवेश पत्र तो अभी ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो ये आपको इस तरह से प्रवेश आप ले सकते हो। और मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको मोटा मोटा बता दूँगी कि आपको क्या क्या दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन साथ में आपको अपना ईमेल आईडी, एसएसओ आईडी आपको बनानी है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आप 10वीं में प्रवेश ले सकते हो, ठीक है, या 12वीं में प्रवेश ले सकते हो। आपको तो एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी बहुत मस्ट होती है। ईमेल आईडी बनने के बाद ही आपका एसएसओ आईडी होता है। तो एसएसओ आईडी मस्ट है, तो आप एसएसओ आईडी बनाइए, उसके बाद में आपका जो प्रवेश इसमें लीजिए। और अपने आसपास के जो भी एआई सेंटर है जहाँ से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, वहाँ जाके संपर्क कीजिए। ऑनलाइन वो किस तरह से आपको बताते हैं फॉर्म भरना, उसी हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। अगर वो खुद भर रहे हैं और आपसे दस्तावेज मंगवा रहे हैं तो आप अपना दस्तावेज वहाँ दीजिए, संलग्न कीजिए जो भी दस्तावेज वो मांगते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।